वइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन। और जब मैं बीमार होता हूँ तो मेरा अल्लाह ही मुझे शिफा देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे और अपने रब से मैं दुआ गो हूँ आप सब की आगे मज़ीद सेहत याबी और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी के लिए। अज़ीज़ दोस्तों, आज मैं डिस्कस करूँगी होम्योपैथिक मेडिसन अल्फ़ा की। दोस्तों, मेरी ये वीडियो बहुत ही बेनिफिटेड होने वाली है उन लोगों के लिए जो कि होम्योपैथी के स्टूडेंट्स हैं। उनके लिए इंशाल्लाह इसमें बहुत ज़्यादा मालूमात रहेगी। दोस्तों, हम बात करेंगे इस वीडियो में इस मेडिसिन की डिटेल के बारे में कि इसकी क्या क्या खसूसियात है, क्या अफादियत है इस मेडिसिन की। और फिर इसके अलावा हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम की मुख्तलिफ़ पार्ट्स के लिहाज से कि जिस्म के हमारी बॉडी के किस पार्ट के लिहाज से इसकी क्या क्या इलामात हैं। और फिर बात करेंगे इसके इस्तेमाल की कि आप इस मेडिसिन को किस पोटेंसी में इस्तेमाल करें तो आपके लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव रहेगी। चलें दोस्तों, शुरू करते हैं। तो अल्फ़ा मेडिसिन जो है दोस्तों, ये हमारे जिस्म की अफ़ज़ाइश के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसको ग़िज़ाइयत के एतबार से बहुत अहमियत मिली है, बहुत अहमियत की हामिल है ये मेडिसिन, क्योंकि ये हमारी जो ग़िज़ाई ज़रूरियात है उसके लिहाज से बहुत अहम है। ये हमारे जिस्म में जो भूख की कमी पाई जाती है, चाहे वो छोटे बच्चों के अंदर पाई जाती हो, वो बुज़ुर्ग जो हज़रात हैं उनमें पाई जाती हो, या फिर इसके अलावा दोस्तों अगर कोई नौजवान हैं उनके अंदर जैसे खून की कमी है और उसकी वजह से उनको भूख नहीं लगती, तो ऐसे हज़रात भी इस मेडिसिन को अगर यूज़ करें तो उन्हें जो भूख की कमी है उनके अंदर वो दूर हो जाएगी और मुनासिब मिक़दार में वो जो खुराक है वो ले सकेंगे। दोस्तों, इसके अलावा जो हमारे निज़ाम हज़ाम है उसका जो फंक्शनिंग है उसके लिए भी बहुत बेनिफिट मेडिसिन है। ये उसको क़ुव्वत बख्शती है और उसके जो निज़ाम के फंक्शनिंग का काम है उसको बहुत आसान बना देती है। उसमें किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है तो उसको ठीक कर देती है। और फिर इसका नतीजा क्या निकलता है कि जब हमारी जो भी हम खुराक खा रहे हैं वो अगर अच्छे से जुज़्व बदन हो रही है, हमारे जिस्म का हिस्सा बन रही है, तो दोस्तों इससे हमारे जिस्मानी और ज़हनी दोनों तरीके की ताकत हमें मिल जाती है। क्योंकि अगर हम कोई भी खुराक खा रहे हैं, चाहे कितनी ही वो ग़िज़ाइयत वाली ही क्यों ना हो, उसके अंदर फाइबर, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन सब कुछ ही हम अपनी डाइट में ले रहे हों, लेकिन होता यह है कि अगर हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वीक है या फिर उस पर कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं डाइजेस्टिव ट्रैक से रिलेटेड, तो भी क्या होता है कि हम वो जो भी खुराक खा रहे होते हैं हमें उसका फ़ायदा नहीं हो रहा होता। क्योंकि फ़ायदा तो तब ही होगा कि हम जो भी चीज़ ले रहे हैं, जो भी हमारी डाइट रूटीन है वो प्रॉपर डाइजेस्ट होके हमारे जिस्म का हिस्सा बनेगी, तभी वो हमें ताकत देगी। अदरवाइज़ हमें उसका कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होगी। तो दोस्तों, ये मेडिसिन डाइजेस्टिव सिस्टम को भी आपके पावर देगी, स्ट्रॉन्ग बनाएगी। जो हम डाइट लेंगे उससे प्रॉपरली डाइजेस्ट होने में हेल्प करेगी। और फिर इन रिज़ल्ट के जो खुराक के अंदर ताकत है, चाहे वो हमें जिस्मानी तौर पर ताकत दे रही है खुराक, चाहे ज़हनी तौर पर ताकत दे रही है, वो दोनों ही ताकत मिलने में हमारे लिए आसानी पहुंचाती है। इसके अलावा दोस्तों वो बच्चे या वो नौजवान जो प्रॉपर डाइट लेने के बावजूद भी वज़न उनका बहुत कम है, बहुत दुबले पतले दिखाई देते हैं, अपनी हाइट के लिहाज से उनका जो वेट है वो काफ़ी कम है, तो दोस्तों ऐसे पेशेंट्स के लिए भी, ऐसे नौजवानों के लिए और ऐसे बच्चों के लिए भी ये मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव है।
दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर ग़िज़ाइयत की बहुत कमी पाई जाती है और इसी ग़िज़ाइयत की कमी की वजह से जिस्म के अंदर बहुत सी इक़साम की जो कमज़ोरियाँ हैं वो बैठ जाती हैं। जैसे कि हम कह लें कि असाबी कमज़ोरी हो जाती है, असाबी बेख्वाबी हो सकती है, बदहज़मी का मसला हो सकता है और आंतें जो हमारी होती हैं उनकी जो फंक्शनिंग होती है वो प्रॉपर नहीं हो पाती। ये बहुत सी अलामात हैं जो फिर सामने देखने में आती हैं सिर्फ़ इस सूरत में कि जो हमारा जिस्म है उसमें मुतवाज़न जो ग़िज़ाइयत होनी चाहिए उसका मुतवाज़न ख़राब हो गया है और ग़िज़ाइयत की कमी आ गई है। तो उसकी सूरत में ये तमाम प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं जो सामने देखने में आते हैं और अगर ऐसी कमी आपके जिस्म में मौजूद है तो ये मेडिसिन उस ग़िज़ाइयत की कमी को भी पूरा करती है। जो जिस्म में हमारे अक्सर लोग हैं जो कमज़ोरी का शिकार होते हैं, दुबले पतले का, उनमें क्या होता है कि जिस्म में जो चर्बी की मिक़दार होती है वो बहुत कम हो जाती है। ये भी रीज़न है कि वो जो हेल्दी नहीं हो पा रहे होते जिस्म पे, जैसे ये कह लेते हैं कि इसके तो जिस्म पर गोश्त ही नहीं चढ़ रहा, वो अक्सर लोग ऐसी बात कर देते हैं। तो ऐसे पेशेंट के लिए भी ये मेडिसिन इफ़ेक्टिव है। अगर मुसलसल कुछ टाइम तक आप इसको यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो जिस्म है वो भरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये मेडिसिन चर्बी की मिक़दार को भी बढ़ा देती है उन लोगों के अंदर जिनके अंदर मिक़दार कम हो। इसके अलावा दोस्तों हमारे वो वाले पट्टे जो रेशेदार होते हैं, अगर उनकी कमज़ोरी का मसला है तो पट्ठों में भी उसकी वजह से अकड़ाव रहता हो, थकावट बहुत रहती हो, मरीज़ कोई भी काम थोड़ी सी भी मुशक्क़त वाला ना कर पाए, फ़ौरन ही थकावट हो जाए या काम करने की हिम्मत ही ना आ रही हो, तो ऐसे पेशेंट के लिए भी ये मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग वाली मदर्स के लिए कि जिनके अंदर ग़िज़ाइयत की कमी की वजह से जिनको दूध नहीं उतर रहा होता है, जिनकी छाती में या फिर बहुत कम मिक़दार में दूध उतर रहा होता है, मेन रीज़न उसका यही होता है कि उन फीमेल्स के अंदर ग़िज़ाइयत की कमी होती है, कमज़ोरी होती है, जिसकी वजह से जितना दूध बनना चाहिए वो नहीं बन रहा होता। तो ये मेडिसिन उन ऐसी ख़वातीन के छाती में दूध की मिक़दार को भी बहुत अच्छे से बढ़ाती है। और दोस्तों ऐसे पेशेंट जिन्हें पेशाब से मुतल्लिक और यूरिनरी ब्लैडर से इनसे मुतल्लिक कोई भी तकलीफ़ है, प्रॉब्लम है, तो कहते हैं कि जो आलात पेशाब है उस पे भी ये मेडिसिन बहुत अच्छे असरात दिखाती है। उन पेशेंट के लिए भी ये मेडिसिन बहुत मुफीद है। बात कर लें अगर हम शुगर के पेशेंट की, तो उनके अंदर जो फ़ॉस्फेट वग़ैरह का इख़राज है उसमें भी ये बहुत मुफीद है दोस्तों। इसके अलावा वो मर्द हज़रात जिन्हें प्रोस्टेट ग्लैंड का इशू होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड की तकलीफ़ से वो दो चार हैं, तो ये मेडिसिन प्रोस्टेट बढ़ने की सूरत में जो मसाने के जोश को कम कर देती है, ठीक है, उनके लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव है दोस्तों। इसके अलावा गठिया का मसला अक्सर लोगों को हो जाता है कम उम्र में, यानी कि नौजवान लोगों के अंदर भी देखा गया है रुझान की गठिया की तकलीफ़ काफ़ी ज़्यादा पाई जाए, तो ये मेडिसिन ऐसे पेशेंट के लिए भी इफ़ेक्टिव है दोस्तों। तो ये थी इसकी अफ़ादियात कि किस किस कंडीशन के अंदर कौन कौन सी इशू के अंदर ये फ़ायदा देगी और ये इफ़ेक्टिव होगी। तो ये कुछ थी, मैं शॉर्टली दोबारा इसे इन पॉइंट्स को रिपीट कर देती हूँ कि कौन कौन सी कंडीशन के अंदर इफ़ेक्टिव है। एक तो ग़िज़ाई कमी के लिए, दूसरा भूख को बढ़ाने के लिए, खाने को प्रॉपर तौर पर हज़म करने के लिए, पट्ठों की कमज़ोरी के लिए या पट्ठों की अकड़ाहट है उसके लिए, दुबले पतले जिस्म के लिए, खून की कमी की वजह से भूख ना लगना उसके लिए, ख़वातीन की छातियों में दूध का कम उतरना उसके लिए, इसके अलावा पेशाब से मुतल्लिक अमराज़, ज़ियाबतीस से मुतल्लिक और प्रोस्टेट और गठिया से मुतल्लिक, तो ये तमाम प्रॉब्लम्स के अंदर ये मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव है दोस्तों। अब हम चलते हैं साइन एंड सिम्टम्स की तरफ कि कौन से पेशेंट के अंदर कौन सी साइंस, कौन सी अलामात हैं जो दिखाई देती हैं, तो उनके लिए ये मेडिसिन इफ़ेक्टिव है।
उन तमाम कंडीशंस में जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब की हैं, अगर ये सारी हैं तो उसके साथ जब हमने ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी होती है तो हमने सिर्फ ये इश्यूज़ ही नहीं देखने होते, बल्कि हमने जिस्म के हर हिस्से से मुतल्लिक और माइंड से मुतल्लिक सिम्टम्स भी कलेक्ट करने होते हैं, और जिस मेडिसिन के सिम्टम्स सबसे अच्छे सूट कर रहे हों हमने वो ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी होती है। आपको 3 से 4 अलामात जिस मेडिसिन की बेस्ट मिल रही है आपने वही प्रिस्क्राइब करनी है, तभी आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिल सकेंगे। दोस्तों, हम चलते हैं अल्फा के ज़हनी अलामात की तरफ कि इस पेशेंट की जो मेंटली सिम्टम माइंड सिम्टम्स हैं वो क्या क्या हैं। तो दोस्तों, ऐसे पेशेंट की जो ज़हनी कैफ़ियत है वो इस तरह की कैफ़ियत पैदा होती है कि वो ख़ुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस करता है। उसको ऐसा लगता है कि उसका कोई वज़न ही नहीं है, उसका कोई वजूद ही नहीं है। ऐसे पेशेंट जब आपके पास आएगा तो वो यही कहेगा कि मुझे अपना आप महसूस ही नहीं होता, मुझे इतना हल्का हल्कापन महसूस होता है। इसके अलावा जो आम एहसास होंगे ज़हन से मुतल्लिक वो काम नहीं करेंगे, यानी कि वो उसको सेहत तंदुरुस्ती और ताज़गी का जो एहसास है वो अपने ज़हनी तौर पर उसको महसूस नहीं होगा। वो ख़ुद को थका थका और काफ़ी लाग़र सा महसूस करेगा। इसके अलावा ये जो पेशेंट होगा वो ज़हनी लिहाज से बहुत कुंद ज़हन होगा, थोड़ा सा बेवकूफ़ जिसे कह लेते हैं वो होगा कि किसी भी बात को ज़रा समझने में फ़ौरी तौर पर इतना वो माइंड से क्लेवर नहीं होगा कि फ़ौरन ही किसी बात को समझ ले। बहुत सुस्त सा होगा, काहिल सा होगा, आपको उसकी चलने फिरने में भी ज़रा सुस्ती नज़र आएगी, ज़हनी तौर पर सोचने की सलाहियत में भी बहुत सुस्ती नज़र आएगी। इसके अलावा इसके पेशेंट के अंदर आपको ग़ुनूदगी बहुत मिलेगी, हर वक्त जैसे नींद में रहना, ऐसी हालत आपको कि हर वक्त सुस्त और लेटे रहना, सोने की कोशिश में रहना कि मुझे हर वक्त नींद आ रही है, मैं नींद में हूँ, इस तरह की ज़हनी कैफ़ियत ऐसे पेशेंट में पाई जाती है। इसके अलावा इसकी जो ज़हनी लिहाज से कोई भी तकलीफ़ है ये शाम के वक्त में ज़्यादा बढ़ती हुई महसूस होगी। शाम में कह लें कि ये चिड़चिड़ा बहुत ज़्यादा होगा। जो अलामात हैं ज़हनी इसकी कैफ़ियत हैं उनमें जैसे कह लें कि चिड़चिड़ाहट आ रही है, ख़ुद को वो हेल्दी फ़ील नहीं कर रहा या थकावट बहुत ज़्यादा, तो ये इस ऐसे पेशेंट की जो अल्फा का पेशेंट है इसकी जो अलामात है ज़हनी वो तमाम शाम के वक्त में ज़्यादा आपको बढ़ती हुई मालूम होंगी। पेशेंट से आपने पूछना है कि आपकी जो अलामात हैं वो जो तकलीफ़ है वो शाम के वक्त में ज़्यादा बढ़ती है या सुबह में या रात को सोते हुए। अब चलते हैं सर की तरफ। तो इसकी सर की क्या सिम्टम है दोस्तों, ऐसे पेशेंट को आँखों के बलाई और सर के पिछला जो हिस्सा होता है बैक साइड पर उस पर बहुत इसको बोझ महसूस होता है, भारी भारी, ऐसे जैसे काफ़ी वज़न पड़ा हुआ है। इस किस्म का जो भारीपन है वो पेशेंट बहुत महसूस करेगा। शाम के वक्त भी इसकी जो सर से अगर सर में दर्द हो रहा है, सर चकरा रहा है या जो बोझ है वो भी इसका शाम की, यानी कि इसके पेशेंट की हर अलामत जो है मैक्सिमम जो वो शाम के टाइम में ज़्यादा बढ़ेगी या ज़्यादा शो होगी। इसके अलावा जो इसका सर का पिछला हिस्सा है उसमें तो इसको वज़न महसूस होगा, लेकिन जो सर का बाएं जानिब वाला हिस्सा है लेफ़्ट साइड, इसमें इसको ज़्यादा दर्द रहेगा बनिस्बत के राइट साइड की, और शदीद दर्द होगा इससे। और अलामात यही होगी कि शाम के वक्त इसके जो सर का दर्द है वो ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करेगा, या फिर ऐसा होगा कि इसको सुबह में ये सारा दिन सर में दर्द नहीं होगा, लेकिन शाम होते ही इसको चिड़चिड़ाहट महसूस होगी और उसके साथ जो सर में दर्द होगा। और जो इसकी ज़्यादा मखसूस अलामत है वो ये है कि जो सर का बायां हिस्सा है अल्फा के पेशेंट का उसमें उसको सर दर्द महसूस होगा। अब चलते हैं कान की अलामत की तरफ। तो दोस्तों अल्फा के पेशेंट को ऐसा फ़ील होता है जैसे इसका जो कान है उसकी जो सेंट्रल कैनाल होती है, दरमियानी नाली जिसे कहते हैं, वो जैसे बंद हो गई है, उसको ब्लॉकेज महसूस होगी। हालांकि देखा जाए तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन पेशेंट को ऐसा ही फ़ील होगा कि जैसे कोई चीज़ यहाँ फंस गई है या कान की जो ये कैनाल है, नाली है, ये किसी फ्लूइड जैसे होता है उससे भर गई है बहुत ज़्यादा, यानी कि इसको ब्लॉकेज महसूस होगी कि मेरा ये कान सारा यहाँ से बंद हो गया है।
इसके अलावा रात को और सुबह को कान के जो कान के जो हिस्सा है, इधर इसी में दरमियानी जो हिस्सा है, इसके अंदर इसको कह लें कि भारीपन महसूस होगा ब्लॉकेज के साथ। सिर्फ यही नहीं महसूस होगा कि नाली जो है भरी हुई है, बल्कि ऐसे भी लगे जैसे कान पूरा इसका बंद हो गया है। और ये अलामात जो है इसकी ख़ास तौर पर जो कान से मुतल्लिक है वो रात को ज़्यादा शो होगी। या फिर आप ये कह लें कि रात से जो सुबह का टाइम होगा, रात से लेकर सुबह तक इसको ये भी महसूस होगा जो इसके कान हैं वो फैल गए हैं, चौड़े हो गए हैं या बड़े हो गए हैं, इस तरह का इसको एहसास होगा। अब बात कर लेते हैं स्टमक की। तो स्टमक से मुतल्लिक कौन सी अलामात होंगी इस पेशेंट के अंदर। जैसे मैंने पहले बात की है कि अगर निज़ाम हज़म का जो निज़ाम है वो सही नहीं फंक्शनिंग कर रहा तो उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, और हज़म करने में हमारा जो स्टमक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब हम देख लेते हैं कि जो स्टमक है उससे मुतल्लिक इस पेशेंट की कौन कौन सी अलामात हैं जो मखसूस हैं इस मेडिसिन के लिए। तो दोस्तों, अल्फ़ा का जो पेशेंट है इसमें स्टमक की जब प्रॉब्लम इसे चलती है तो स्टमक की प्रॉब्लम के ड्यूरिंग इसे बहुत कह लें कि ये पेशेंट थर्स्टी फील करता है, इसे प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि फिर इसकी जो भूख है वो बहुत मुतासिर हो जाती है। ऐसे जो पेशेंट है वो उनको खाना जो है बार बार खाने की आदत होती है, या फिर ये भी कह लें कि मिक़दार में ज़्यादा खाने की भी आदत होती है, लेकिन होता क्या है कि वो जुज़ू बदन नहीं हो रही होती, क्योंकि उसका जो हाज़मे का निज़ाम है वो डिस्टर्ब हुआ होता है। तो वो जो भी चीज़ें चाहे वो ज़्यादा खा रहा है, चाहे वो बार बार खा रहा है, लेकिन वो उसके जिस्म का हिस्सा नहीं बन रही होती, उसको वो फ़ायदा नहीं दे रही होती। तो ये अलामात जो भी कोई पेशेंट आपके पास आए और वो आपको ये कहता है कि जी हमें भूख तो बहुत लगती है और हम खाना भी बहुत पेट भर के खाते हैं, बल्कि अक्सर पेशेंट तो ये भी कहेंगे कि जी हम तो बार बार दिन में खाते हैं, ऐसा भी नहीं है कि हम 2 या 3 टाइम खाते हैं, हमें तो हर थोड़ी थोड़ी देर बाद भूख लगती है और हम थोड़ी थोड़ी देर बाद जो भी खाते हैं पेट भर कर खाते हैं, लेकिन उसका कोई भी फ़ायदा हमें नज़र नहीं आ रहा। हमें जो अगर कोई दुबला पतला, अक्सर पेशेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जी हम खाते बहुत हैं लेकिन हमें लगता नहीं है, हमारा वज़न नहीं बढ़ता, हमारा जिस्म नहीं बढ़ रहा, हम वैसे ही कमज़ोर के कमज़ोर हैं। तो इन पेशेंट के लिए, ऐसी अलामात वाली पेशेंट के लिए जो डाइट प्रॉपर ले रहे हैं और ज़्यादा मिक़दार में ले रहे हैं या बार बार दिन में ले रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको फ़ायदा नहीं हो रहा उस खुराक का, तो ये बहुत अच्छी सिम्टम्स है इस मेडिसिन की। अगर हम उनका अल्फ़ा यूज़ करवाते हैं तो फिर वो उसका निज़ाम हज़म को बेहतर बनाएगी, और वो जो भी डाइट ले रहे हैं, चाहे वो ज़्यादा मिक़दार में ले रहे हो चाहे कम मिक़दार में ले रहे हो, वो जितनी भी क्वांटिटी ले रहे हैं उस मेडिसिन की, वो कम्प्लीटली ही उसको डाइजेस्ट भी होगी और वो उसके जिस्म का हिस्सा भी बनेगी और उसको उसकी अफादियत भी हासिल होगी। जिस्म उसका जो है कमज़ोर है, वो उसके अंदर जो है कह लें कि जिस्म पे चर्बी चढ़ने लग जाएगी, जिस्म थोड़ा सा भरा भरा महसूस होने लगेगा। इसके अलावा ऐसे पेशेंट के अंदर जो भूख है उसका कह लें कि जब भी वो पेशेंट भूखा होता है, क्योंकि उसको यही सिम्टम आपको बताएगा कि हम बार बार खाना खाते हैं, बार बार खाना खाने की उसकी रीज़न ये नहीं होती कि उसने एक टाइम शायद पेट भर कर नहीं खाया इसलिए उसको बार बार भूख नहीं। उनके अंदर क्या है कि एक तो उनको क्रेविंग बार बार होगी खाने की किसी भी चीज़ की, उसके अलावा एक जो ज़्यादा ये पाई जाती है सिम्टम कि उनके अंदर जो है कि खाने का जो भी वक्त है, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ घरों के अंदर रूटीन होती है खाने की कि सुबह का नाश्ता है वो इस टाइम खाना है, दोपहर का खाना है वो इस टाइम खाना है, रात का है उसकी भी टाइमिंग फिक्स्ड होती है। तो जो ये पेशेंट होते हैं अल्फ़ा के, उनके अंदर कह लें कि जो इंतज़ार करने की एबिलिटी होती है ना वो बहुत वीक होती है या फिर होती ही नहीं है।
ये पेशेंट इंतज़ार बिल्कुल नहीं कर सकते, आप इनको बॉन्ड नहीं कर सकते इस बात के लिए कि ये खाने का टाइम है तो आपको इस टाइम तक ही वेट करना है, आपको इस टाइम पर ही खाना मिलेगा। ऐसी पॉसिबिलिटी इनके लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये वेट नहीं कर सकते खाना खाने का, खाने के इंतज़ार का ये वेट नहीं कर सकते। इसकी एक मेन रीज़न ये भी होती है कि क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर चर्बी की मिकदार बहुत कम होती है। होता यह है कि जब किसी इंसान को भूख लग रही हो और उसका स्टमक खाली हो तो वो भूख बर्दाश्त तभी कर पाता है कि उसके अंदर चर्बी की मिकदार मुनासिब होती है और फिर वो जो फैट्स है वो कह लें कि वो पिघलना शुरू हो जाता है, वो जिस्म को एनर्जी देने लग जाता है और उससे जो हम नॉर्मल लोग होते हैं वो भूख को बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन जो अल्फा का पेशेंट है इसके अंदर चर्बी की मिकदार कम होती है, उसका फिर रिज़ल्ट ये निकलता है कि जब उसका स्टमक खाली है और उसको भूख लगी है तो उसको एनर्जी देने के लिए इतनी इनफ जो ना कह लें मिकदार के अंदर चर्बी नहीं होती जो उसको एनर्जी दे दे, तो उसको फ़ौरी तौर पर कुछ ना कुछ ज़रूरत होती है कि अब वो फ़ौरी तौर पर कुछ ना कुछ खाए ताकि उसकी जो एनर्जी का लेवल है वो बहाल हो जाए। और ऐसे पेशेंट को अगर सुबह का नाश्ता कर भी लिया है तो दोपहर में खाने से पहले ज़्यादातर यही होगा कि ऐसे इंसान को दोपहर के वक्त जो रूटीन होती है खाने की उससे पहले ही भूख लग जाती है। दोपहर कह लें कि अगर सुबह 7-8 बजे नाश्ता कर भी लिया है तो खाने का अगर टाइमिंग 1 या 2 की है तो वो पेशेंट क्या है कि 11-12 बजे ही भूखा हो जाएगा, उसको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होगी खाने की और उससे वो भूख बर्दाश्त नहीं होगी। इसके अलावा एक और जो इसकी सिम्टम होगी कि ऐसा पेशेंट जब खाना खाएगा, जब उसके स्टमक के अंदर कोई भी जो डाइट वो ले रहा है वो जा रही है तो उसको इतनी पसंद नहीं आएगी। ऐसे पेशेंट के अंदर नुक्स निकालने की खाने की चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा ये सिम्टम पाई जाती है कि ये खाने में नुक्स निकालेगा, कभी नमक तो कभी मसाले या जायका किसी भी चीज़ को लेकर खाना खाता जाएगा और नुक्स निकालता जाएगा। तो ये भी एक सिम्टम है। आप पेशेंट से पूछ सकते हैं कि आप जब भी कोई खाना खाते हैं आपको भूख लगती है तो उस वक्त जो भी आप चीज़ खा रहे हैं क्या वो खुश होकर खाते हैं, आपको अच्छे से वो पसंद आ जाती है या नहीं। तो देखिएगा कि पेशेंट आपको ये कहेगा कि नहीं मुझे इतनी आसानी से कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती, मुझे कोई ना कोई मसला रहता ही है। तो अब हम बात करते हैं जो डेज़र्ट इस्तेमाल करते हैं, मीठी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं खाने में, तो ऐसे पेशेंट जो अल्फा के हैं उनके अंदर जो मीठा खाने की ख्वाहिश है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। यानी कि पेट भरा हुआ भी है तो उनको इस बात की क्रेविंग होगी कि हमें जल्दी जल्दी कोई चीज़ मीठी भी खाने को मिल जाए तो हम उसे फ़ौरन से खा लें दोस्तों। या खाना खा के हटे हैं तो खाने के बाद इनको तब तक सुकून नहीं आएगा जब तक ये कोई मीठी चीज़ ना खा लें। तो ये थी स्टमक से रिलेटेड सिम्टम्स अल्फा के पेशेंट के कि इसमें भूख बहुत ज़्यादा पाई जाती है और मरीज़ से भूख बर्दाश्त नहीं होती, प्यास बहुत ज़्यादा पाई जाती है, खाना मिकदार में पेशेंट ज़्यादा खाएगा, बार बार खाएगा, इससे वेट नहीं होगा, टाइम से पहले इसे भूख लगेगी, खाने में नुक्स निकालेगा और मीठे को बहुत ज़्यादा पसंद करेगा। अब आ जाते हैं जो एब्डोमिनल इशू है, पेट से मुतल्लिक जो अलामात हैं अल्फा के पेशेंट की। दोस्तों पेट ऐसा भरा हुआ उभरा हुआ होगा पेशेंट का या ऐसे फूला फूला थोड़ा सा होगा जैसे पेशेंट को ये फ़ील होगा कि अंदर हवा है और हवा की वजह से जो पेट है वो तन गया है, या फिर अफारा इस पेशेंट को बहुत ज़्यादा रहेगा। और अफारे ही की वजह से पेट के दर्द का इशू भी ऐसे पेशेंट में बहुत देखा जाता है और जो दर्द होगा वो मुसलसल एक ही जगह पे नहीं होगा। इनकी ये ख़ास सिम्टम है कि जो दर्द होगा पेट का वो जगह बदलता रहेगा अपनी। अगर एक जगह पे दर्द हो रहा है तो कुछ टाइम के बाद वो दूसरी जगह पे और फिर तीसरी जगह पे पेट की ही हिस्से के अंदर दाएं बाएं जो है वो दर्द अपनी जगह को बदलता रहता है। इसके अलावा खाना खाते हैं तो खाना खाने के कई घंटों के बाद भी ऐसे जो
पेशेंट है उसे कॉलोन का जो दर्द है वो होता है, जो आंत है उसके अंदर तकलीफ़ ये नहीं कि खाना खाया है तो बस खाना खाने की थोड़ी देर बाद तक ही नहीं, बल्कि खाना खाए हुए अगर 2 घंटे 3-4 घंटे भी हो गए हैं तो उसके बाद भी जो पेशेंट है उसको जो आंत वाला हिस्सा है, कॉलोन है, उसके अंदर तकलीफ़ रहेगी, कभी कम होगी कभी ज़्यादा होगी, लेकिन कई घंटे तक कह लें कि उसे पेन रहेगी। अब बात कर लें इसके अल्फ़ा के पेशेंट के पखाने की, तो दोस्तों ऐसे पेशेंट में जो स्टूल है वो बार बार वो पास करता है और उसको मोशन टाइप उसको जो स्टूल है वो पास होगा, जिसकी रंगत येलो होगी, जर्द रंगत जिसे कहते हैं, इस तरह की रंगत होगी और हवा का अखराज बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंट के अंदर पाया जाता है। यानी कि अल्फ़ा का जो पेशेंट है उसका क्योंकि मैदा उसका ठीक नहीं होता, उसके स्टमक में प्रॉब्लम होती है, इसी वजह से उसका आगे भी उसको जो पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक है उसके अंदर इश्यूज़ ही चल रहे होते हैं। इसी की वजह से उसको जो खाना हज़म होने में प्रॉब्लम होती है और खाना खाने के बाद काफ़ी घंटों तक उसको आंत में भी दर्द रहेगा, उसको पेट में दर्द रहेगा, उसको अफारा रहेगा और उसको स्टूल पास भी जो है वो नॉर्मल नहीं आएगा, अक्सर ही उसको मोशन रहेंगे, पतला उसको पखाना आएगा जो कि रंगत में भी जर्द होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यूरिन से रिलेटेड सिम्टम की, कि ऐसे जो पेशेंट है अल्फ़ा का उसको पेशाब से मुतल्लिक क्या क्या तकलीफ़ या कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो उसको जिसका सामना करना पड़ता है। ऐसे पेशेंट के जो गुर्दे हैं वो प्रॉपरली जैसे काम करना चाहिए, कंप्लीटली फिल्ट्रेशन का जो काम है हमारी किडनीज़ का, ऐसे पेशेंट के जो गुर्दे हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे होते, कुछ ना कुछ इशू हल्का फुल्का उनको रह रहा होता है। और क्योंकि जो किडनीज़ हैं, जो गुर्दे हैं, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहे होते हैं, इसी वजह से जो यूरिन की अर्ज होती है, जो हाजत होती है पेशाब की, ऐसे पेशेंट को बार बार होती है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि ऐसा जो पेशेंट है वो यूरिन करने जाता है, चाहे उसको थोड़ा आ रहा हो लेकिन हाजत उसको बार बार होती है। उसका मेन रीज़न यही होता है कि जो किडनी फंक्शनिंग होती है वो उसकी प्रॉपरली नहीं हो रही होती। इसके अलावा जो यूरिन है उसकी बात करें, उसकी साइन एंड सिम्टम की, तो ऐसे पेशेंट के अंदर जो यूरिया है उसका इखराज देखने में आता है कि पेशेंट के यूरिन में यूरिया की मिकदार बढ़ जाती है और इसके अलावा जो फॉस्फेट है उसका भी इखराज काफ़ी बढ़ जाता है नॉर्मल रूटीन से। तो दोस्तों ये थी इसी यूरिन से रिलेटेड सिम्टम के, एक तो किडनीज में फंक्शन नॉर्मल नहीं होगी, यूरिन का बार बार आना, और इसके अलावा यूरिन के अंदर यूरिया का आना और फॉस्फेट का आना। अब चलते हैं दोस्तों नींद से मुतल्लिक अलामात के तरफ, के स्लीपिंग साइकिल से इसे कौन कौन स्लीपिंग साइकिल में इश्यूज आ रहे होते हैं। दोस्तों ये जो मेडिसिन है, अगर इसके पेशेंट को नींद सही से नहीं आती, टाइम से सोया नहीं जाता, या फिर कच्ची नींद आती है थोड़ी थोड़ी देर बाद के, जैसे आँख खुल जाना यानी पुरसकून नींद जिसे कहते हैं, अगर वो नहीं आ रही ऐसे पेशेंट को, तो अल्फ़ा बहुत अच्छी मेडिसिन है कि ये ना सिर्फ जो डाइजेस्टिव ट्रैक है पूरा उसको ठीक करेगी, बल्कि इसके अलावा जो पुरसकून नींद है जिसकी मरीज़ को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पुरसकून नींद ना हो तभी जो ज़हनी अलामात है हमारी वो भी बढ़ जाती है। जैसे कि हमने अभी पहले बात की कि अल्फ़ा का जो पेशेंट है उसकी माइंड सिम्टम यही है कि वो चिड़चिड़ाहा बहुत होता है, कुंद जहन होता है, उस पर गनूदगी तारी रहती है। तो अगर ऐसे पेशेंट की नींद ही प्रॉपरली पूरी नहीं होगी तो उसकी जो अलामात हैं वो चाहे चिड़चिड़ाहट की अलामात हो, चाहे वो काहिली की अलामात हो, चाहे वो गनूदगी की अलामात हो, दोस्तों आप देखेंगे कि वो अलामात बढ़ती ही जाएगी। लेकिन अगर पेशेंट पुरसकून नींद लेता है, जैसे नॉर्मल रूटीन है, 8 घंटे की नींद हर इंसान के लिए ज़रूरी है, चाहे वो बच्चा है, चाहे नौजवान है, स्टूडेंट है, या कोई घर में रहने वाली खातून है, या फिर हमारे बुज़ुर्ग हजरात हैं,
हर इंसान के लिए आधे घंटे की जो नींद है वो बहुत 8 घंटे की जो नींद है वो बहुत ज़रूरी है। तो अगर पेशेंट 8 घंटे की नींद पूरी करेगा तो आप देखें कि उसकी जो ज़हनी अलामात हैं उसके अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी होती नज़र आएगी। इसके अलावा दोस्तों ऐसा ये जो पेशेंट है उसकी नींद के मुतालिक ये भी अलामत होगी कि अगर रात को उसको नींद नहीं आ रही तो सुबह में उसको बहुत नींद आएगी, और रात की निस्बत जो सुबह की नींद है वो बहुत पुरसकून आएगी। तो ये जो मेडिसिन है, ये नींद जो प्रॉपर नींद चाहिए, पुरसकून चाहिए, ये वो फराहम करेगी। और उसके बाद जब ये मेडिसिन पेशेंट लेगा तो फिर वो देखेंगे कितनी ताज़गी वो महसूस करेगा। जब वो सुबह उठेगा अपने ज़हनी अलामात उसकी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जाएंगी, वो बहुत ही कह लें कि फ़्रेश सुबह उठेगा। और जब वो फ़्रेश उठेगा तो सारा दिन ना वो सुस्त रहेगा, ना काहिल रहेगा, ना उसे चिड़चिड़ाहट आएगी, और ना ही वो थोड़ी थोड़ी देर बाद ग़ुनूदगी में जाएगा। अब दोस्तों ये तो तमाम अलामात थी जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों के अकॉर्डिंग या उनसे रिलेटेड। अब हम बात कर लेते हैं इस बात की कि अगर ये अलामात हैं पेशेंट में तो हम अल्फ़ा की कौन सी पोटेंसी उन्हें यूज़ करवाएं जो उनके लिए बेनिफिटेड होगी, और उसकी डोज़ किस तरह से हम दें। तो बात कर लेते हैं आप डोज़ की। दोस्तों आपने अल्फ़ा मेडिसिन को इस्तेमाल करवाना है मदर टिंचर में। आप पेशेंट को दें, इसके 5 से 10 कतरे इस्तेमाल करने का उन्हें कहें कि आधा कप पानी लें और 5 से 10 कतरे उसके अंदर डाल के अल्फ़ा के इस्तेमाल करें। दिन में कई खुराकें जैसे कि 3 से 4 दफ़ा। अगर पेशेंट की सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं तो उन्हें दिन में 4 दफ़ा लेने को कहें, वरना सिर्फ 3 दफ़ा जो है काफ़ी है। आप पेशेंट से कहें कि दिन में 3 दफ़ा आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें। थैंक यू।